हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो प्रश्न उत्तर वाला चला रहे हैं अभी वीडियो, उसमें आज हम 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो महाशक्तियाँ थीं वो छोटे देशों के साथ संबंध क्यों रखना चाहती थी। हमने पढ़ा कि 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और विश्व दो गुटों में बट गया, तो दोनों महाशक्तियों का यह प्रयास था कि जितने भी छोटे छोटे देश थे, नवोदित देश से, उनको अपनी तरफ आकर्षित करें और अपने गुट में शामिल करें। तो वो क्यों करना चाहती थी? क्योंकि वो तो स्वयं ही महाशक्तियां हैं। ये छोटे देश जो उदित हो रहे थे, उनके पास ना तो पैसा था ना ही पावर थी, फिर इनका क्या यूज था। तो उसके 3 कारण थे और वो कारण मैं आपको बताती हूँ। पूरा डिटेल नहीं लिखूंगी, मैं बोलती जाऊंगी, आप उसको नोट करिए क्योंकि लिखने में समय लगता है आपका, फिर अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और ये सीरीज बहुत लंबी खिंच जाएगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, कि महाशक्तियों के छोटे देशों से संबंध रखने के 3 कारण निम्नलिखित हैं। 3 कारण है, ठीक है। पहला तो है कि महत्वपूर्ण संसाधन यानी जो वहाँ उनके खनिज हैं, कच्चा तेल है, वो सब उन देशों में पाया जाता है। तो ये महाशक्तियां अगर उनको अपने गुट में शामिल कर लेंगी तो उनके संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकती हैं, है ना। इसलिए भी ये इन देशों को से संबंध बनाए रखना चाहती थी। दूसरा है भू क्षेत्र यानी उनकी जमीन को ये अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं। वहां पर सैनिक अड्डे बनाकर, है ना, या वहां पर जैसे हुआ था क्यूबा में, है ना, सोवियत समर्थित जगह थी क्यूबा और अमेरिका का उस पर कब्जा था, अमेरिका के बिल्कुल पास में ही थी। तो ये खतरा था कि सोवियत विचारधारा वहाँ है, तो क्यूबा में मिसाइलें तैनात करके अमेरिका के को बिल्कुल अपनी जद में ले लिया था सोवियत संघ ने ना, बहुत बड़ा संकट था वो। तो ये भी भू क्षेत्र यानी वहां पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करके उस जगह को अपने लाभ के लिए, कैसा होता है ना कि जैसे बहुत दूर है देश, दुश्मन दूर है लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, तो निकल के वहीं जाना पड़ेगा। अगर उस देश से संबंध होंगे तब तो वो आपके सेनाएं आपके सब कुछ निकलने देगा, अन्यथा क्यों निकलने देगा। मान लो वो दुश्मन देश का कोई मित्र राष्ट्र है तो वो आपको क्यों सहायता करेगा, क्यों निकलने देगा, है ना। तो इसलिए ये उस भू क्षेत्र के लिए भी, उनके भू क्षेत्र के लिए भी संबंध बना के रखना चाहते थे। तीसरा था आर्थिक मदद व जासूसी। जब सैनिक गठबंधनों में शामिल हुए तो वो जो सेनाएं थी, वो सेनाएं तो अमेरिका या सोवियत संघ की थी उन देशों में, लेकिन उनका खर्चा कौन उठाता था? वो संबंधित थे। कहा कि भाई हम आपकी सहायता कर रहे हैं, तो जो सेनाएं हमने भेजी है उनकी आप खर्चा उठाओ। तो कहीं ना कहीं सेनाएं किसकी हैं? उस बड़ी महाशक्ति की। खर्चा कौन उठा रहा है? वो छोटा देश, वहां रह रहे हैं, वहां सब कुछ खर्चा उठ रहा है। दूसरा तो ये आर्थिक मदद हो गई। दूसरा जासूसी, यानी उस भू क्षेत्र को वो अपने शत्रु देश की जासूसी के लिए भी उपयोग कर सके। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण जो है वो छोटे देशों को अपनी ओर मिलाना चाहते थे, ठीक है। कोई भी देश कितना भी छोटा हो, जैसे हम अपने उदाहरण की बात करें तो नेपाल है। नेपाल को भारत इतनी सहायता देता है, क्यों इतनी वरीयता देता है? क्यों? छोटा सा देश है लेकिन वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चाइना के अगर वो नहीं होगा या वो चाइना की तरफ मिल गया, जैसे कि अभी हुआ था, है ना, कहीं ना कहीं वो जो सरकार थी वो समर्थन कर रही थी, तो बहुत बड़ा संकट आ गया था कि चाइना सीधा आकर, क्योंकि वो सीधा रोड के रास्ते, नेपाल और हमारे ऐसे रिलेशन है सड़क मार्ग से सीधे आ सकते हैं, तो वो सड़क बन रही थी, उसी के ऊपर विवाद था, है ना। तो चाइना वहाँ सड़क बना, तो ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं उस देश की स्थिति कैसी है, वो कहाँ स्थित है, भौगोलिक स्थिति क्या है। तो वो कितना भी छोटा देश हो पर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इन छोटे देशों से ये बड़ी महाशक्तियां जो है संबंध रखना चाहती हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है, वो ये कहता है कि भाई प्रश्न नंबर 7 कहता है कि विचारधारा का युद्ध कहा जाता है शीत युद्ध को, है ना। कहा जाता है कि ये विचारधारा का युद्ध था, है। तो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। इस कथन की सहमति में अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। यानी हम जानते हैं कि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवादी समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। तो कहते थे कि दोनों का विचारधारात्मक युद्ध था। अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करे विश्व में, और सोवियत संघ पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन या प्रसार नहीं चाहता था। तो दोनों में विचारधारात्मक टकराव था, ऐसा कहा गया, है ना,
कि वो जो युद्ध था शीत युद्ध वो विचारधारा के टकराव था। पर ये प्रश्न कहता है कि सीधा सीधा शक्ति के लिए संघर्ष था, ये कोई भी वो नहीं था। तो इसके समर्थन में हमें एक तर्क देना है। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की नींव पड़ गई थी। शीत युद्ध की नींव पड़ गई थी, फाउंडेशन डल गया था उनका, है ना, नींव पड़ गई थी। चाहे कोरिया संकट हो, चाहे कोरिया संकट हो या क्यूबा संकट, इनमें विचारधारात्मक टकराव देखा गया। इनमें विचारधारात्मक टकराव देखा गया, है ना। ये जो प्रथम यानी प्रथम दौर था शीत युद्ध का, प्रथम दौर शीत युद्ध का प्रथम दौर विचारधारात्मक टकराव का दौर था। टकराव का दौर था, ठीक है। लेकिन द्वितीय जो दौर शुरू हुआ, है ना, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिससे ये समझ में आया कि ये दोनों का विचारधारा का युद्ध है, ठीक। चाहे कांगो संकट हो या कुछ भी हो, ठीक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्यूबा संकट के समय, चूंकि अमेरिका के नज़दीक था, ये छोटा सा द्वीपीय देश था क्यूबा, और ये शासित होता था सोवियत संघ से, जो बहुत दूर था पर साम्यवादी विचारधारा, यानी उसके नज़दीक में पूंजीवादी बड़ी महाशक्ति है, लेकिन फिर भी वो वहाँ उसकी नाक के नीचे साम्यवादी विचारधारा से शासित है, सारा वही कुछ चल रहा है। तो ये बात अमेरिका को खटकती थी। तो सोवियत संघ को ये लगा कि ऐसा ना हो कि अमेरिका इस पर कब्जा कर ले और यहाँ भी पूंजीवादी विचारधारा चलाए। तो उसने वहाँ अपनी मिसाइलें तैनात कर दी रक्षा के लिए। इसके एक पंथ दो काज थे, दो उद्देश्य थे। एक तो ये कि वहाँ उसकी रक्षा करेगा कि क्यूबा पे वो अटैक न कर पाए, और दूसरा जो है वो भी रहेगा कि विचारधारा का संकट भी नहीं आएगा, वहाँ उसकी इतनी दूरी पर जाकर भी वो अपनी साम्यवादी विचारधारा का रखरखाव कर सकेगा। तो ये चीज़ें थी। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं विचारधारा का होता, लेकिन जब दूसरा दौर शुरू हुआ तो वहाँ से स्पष्ट शक्ति संघर्ष दिखाई देने लगा था, ठीक है। तो यहाँ हम उदाहरण देंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे, दोनों महाशक्तियों युद्ध की विभीषिका से परिचित थी। तो 62 तक भले क्यूबा संकट कितना भी खतरनाक था, दोनों ने युद्ध को टाला, है ना, क्योंकि वो जानते थे अगर अब युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध बहुत भीषण रहेगा। तो इसलिए दोनों ने समझदारी से काम लिया। क्यूबा संकट जैसी बहुत परिस्थिति ऐसी हो गई थी, लगता था अब तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो उसको टाला गया, है ना। लेकिन फिर भी टकराव जारी रहा, और विचारधारा के टकराव या संघर्ष को दूसरे दौर में तनाव शैथिल्य और देहांत के काल में जो टकराव था वो इंगित करता है कि ये विचारधारा का नहीं, शक्ति संघर्ष का टकराव है, ठीक है। तो पहला शीत युद्ध के प्रथम दौर में विचारधारात्मक टकराव का दौर था, परंतु द्वितीय दौर जिसको देहांत या तनाव शैथिल्य का दौर कहा जाता है, तनाव शैथिल्य का दौर कहा जाता है, है ना। इसमें विचारधारा
का टकराव ना होकर, विचारधारा का टकराव ना होकर शक्ति संघर्ष दिखाई देता है ना, दिखाई देता है। यानी जो प्रथम दौर था वहाँ तो चाहे कांगो संकट हो, सुएज संकट हो, कोरिया संकट हो, उन सब में तो विचारधारा का टकराव दिखता है। लेकिन द्वितीय दौर में जब देतांत या तनाव से अथैल्य चल रहा था तब ये विचारधारा का टकराव न होकर सीधे सीधे शक्ति संघर्ष की बात है। तो चूंकि हमें उदाहरण देना है तो हम उदाहरण देंगे एक अपने पक्ष में, यानी अपना जो तर्क है उसके पक्ष में हमें एक उदाहरण देना है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो जब अमेरिका ने स्टार वार्स कार्यक्रम चालू किया था, है ना, 1986-87 में, तो उसके जवाब में सोवियत संघ ने भी करारा जवाब दिया था। ठीक है, तो यहाँ उदाहरणार्थ लिखेंगे, उदाहरणार्थ सभी है ना, उदाहरण के लिए या उदाहरणार्थ या उदाहरण के लिए लिख लें आप यहाँ पर। उदाहरण जो हमें देना है तो उदाहरण के लिए, कठिन शब्द हो गया वो, उदाहरण के लिए यहाँ हम देंगे 1986 का अमेरिका का स्टार वार कार्यक्रम, स्टार वार कार्यक्रम तो इस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में इन्होंने बहुत ज़्यादा टकराव, अंतरिक्ष में अपनी शक्तियां दिखाना शुरू किया अमेरिका ने। तो सोवियत संघ भी पीछे नहीं हटने वाला था, उसने भी अंतरिक्ष में अपनी शक्ति का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे कि 1986 के स्टार वार कार्यक्रम के विरुद्ध सोवियत संघ ने भी, है ना, सोवियत संघ ने भी अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, जवाबी कार्यवाही की और अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, ऊपर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए क्या किया, अपने समाप्त करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी कि यदि 87 में अमेरिका परमाणु परीक्षण किया तो वह भी कर सकते हैं ना, ते हुए चेतावनी दी कि यदि 1987 में अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो वह भी, यानी सोवियत संघ भी, तो वह भी स्वतंत्र है ना। यहाँ पर ये उदाहरण देंगे कि जब 1986 में स्टार वार कार्यक्रम अमेरिका ने शुरू किया और वहां अंतरिक्ष में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया, तो सोवियत संघ ने उसको चेतावनी की दी, जवाबी कार्रवाई की और चेतावनी दी कि और अपने सारे प्रतिबंध स्वयं के ऊपर से समाप्त कर दिए कि मेरे ऊपर अब कोई प्रतिबंध नहीं है, और अगर आप परमाणु परीक्षण करेंगे तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी परमाणु परीक्षण करूंगा। तो इस प्रकार से ये सीधा सीधा शक्ति का संघर्ष था कि यदि आप अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं तो मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। यानी वो कहीं से कहीं तक कम, जैसे सीटीबीटी वगैरह ये सब संधियां, परिसीमन संधि, ये सब इनने ही शुरू किए थे, दोनों देशों के प्रमुखों ने इस पर साइन किए थे।
बहुत सारी संधियां हो चुकी थी जब तक। लेकिन जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका तो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, हमें दबाना चाहता है, तो हम कौन से कम पड़ते हैं ना, हम भी करेंगे। तो ऐसे, तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में 2 ही प्रश्न करवाऊंगी, अगले वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे, है ना, 8 और 9 प्रश्न करेंगे कंप्लीट। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।